हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ आपका स्वागत है द अल्टीमेट रिवीजन बैच में। हम सीए इंटरमीडिएट की रिवीजन कर रहे हैं, पेपर नंबर 5 की, जो है आपका ऑडिटिंग एंड एथिक्स। हम स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल इशू किया है वही स्टडी मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आईसीएआई की वेबसाइट पर बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल पर जाकर जुलाई 2024 वाला एडिशन रेफर करना है। ये सबसे लेटेस्ट वाला स्टडी मटेरियल है आपका, जो कि आपको मई 2025 एग्जाम और उसके आगे होने वाली एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी बेसिक स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बातें हो गई। स्टडी मटेरियल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योर कर दिया है हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने, और फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन लेक्चर्स आपके इंश्योर कर दिए मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। उसी के साथ आपके लिए एक छोटा सा सक्सेस मंत्रा। वो सक्सेस मंत्रा क्या है? आपकी दुनिया में जो 40 और 60 ये जो आपके मार्क्स है, दिस इज नॉट योर गोल। ये आपका एवरेज परफॉर्मेंस है, आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। अगर आपकी मार्कशीट में आप केवल यहाँ तक पहुंचे हो तो आपको एज अ फ्रेशर बहुत अच्छे पैकेज वाला जॉब मिलने की संभावना कम हो जाती है। फिर आपको करना क्या है? अगर ये गोल नहीं है तो सेटअप कहाँ पे करना है अपना गोल? तो आपकी दुनिया में 70 से लेकर 90 तक की जो रेंज है, यहाँ तक आप पहुंच पाए तो वेल एंड गुड। लेकिन रियलिस्टिकली अगर हम बात करें तो 70 से 90 की जो रेंज है, दिस इज द प्रीमियम परफॉर्मेंस रेंज। अगर इस रेंज में आपकी मार्कशीट हर एक सब्जेक्ट की आती है तो आपको अच्छा जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ पर आपको एक डिसेंट पैकेज मिलेगा, डिसेंट स्टार्टिंग मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो एज अ सीए इंटरमीडिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्टूडेंट आपको करना क्या है? दिस इज नॉट योर गोल। यहाँ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। यहाँ से अपनी सारी एनर्जी हटाकर 70 से 90 की रेंज में लेके आना है एंड आपको यहीं पे फोकस करना है और हर एक सब्जेक्ट में आपको इसी रेंज में टारगेट करना है। अब आपने गोल सेट कर लिया है, उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करो, अपने टाइम को एडजस्ट करो, अपने मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी को एडजस्ट करो, ताकि आप ये परफॉर्म कर सको, ये अचीव कर सको। अब वो कैसे करोगे वो आपके ऊपर है। आपको जो पॉजिटिव गोल है वो मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों हमारे प्यारे प्यारे इंडेक्स में। लो जी, आगे हम हमारे प्यारे इंडेक्स में, हमारा टॉपिक नंबर 3 भी डिस्कस हो चुका है। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 4 क्या है दोस्तों? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब, ऑडिट करने, जब हम ऑडिट करते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऑडिट के लिए हमें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है एंड स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी बनाने का काम है और डिटेल प्लान बनाने का काम है, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम, इसको सुपरवाइज करने का काम, इसको मॉनिटर करने का काम, इसको रिव्यू करने का काम, इसको फाइनलाइज करने का काम, ये सारी जिम्मेदारियां किसकी होती है? तो दोस्तों ये सारी जिम्मेदारियां होती है एक ऑडिटर साहब की। ऑडिटर साहब कौन होते हैं? क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द आईसीएआई, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। इन्हें हम कहते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑडिटर। तो ऑडिट के स्ट्रेटेजी बनाने की जिम्मेदारी, ऑडिट का प्लान बनाने की जिम्मेदारी, कंप्लीट एंड टू एंड ऑडिट प्रोसेस को परफॉर्म करने की, इंप्लीमेंट करने की, सुपरवाइज करने की, रिव्यू करने की कंप्लीट जिम्मेदारी हमारे ऑडिटर साहब की होती है। बस इतना सा ही टॉपिक है ये। तो आ जाओ, टॉपिक नंबर 4 लाइन में खत्म होने वाला है। आपको आना है पेज नंबर 2.15 के ऊपर। टॉपिक नंबर 4 आपका आ गया, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान रिमेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेन स्टेटमेंट आपका ये हो गया। उसके बाद, इट इज द ऑडिटर who is responsible for establishing overall audit strategy and developing the audit plan. However, as discussed earlier, auditor may discuss elements of planning with entities management without compromising effectiveness of the audit. तो यहाँ पर देखो भाई साहब, ये वाले जो पहली 2 लाइन्स है, यानी यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक, ये हो गई ऑडिटर साहब की जिम्मेदारी। ठीक है, दिस इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप फुलफिल करते हो, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी?
द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, यानी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने का काम और डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाने का काम, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी हमारे ऑडिटर साहब की होती है। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हो तब आपको क्या ध्यान में रखना होता है कि भाई साहब देखो, हमें अपॉइंट कौन करता है? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मतलब कौन? बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं वो, या फिर बिजनेस की जो मैनेजमेंट होती है, या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस होते हैं जिनके पास अथॉरिटी है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति हमें अपॉइंट करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन हमें अपॉइंट करती है, हमें ऑडिट का प्रीमाइसेस पता है। ऑडिट का बेसिक प्रीमाइसेस क्या है कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? ओनर्स, मैनेजमेंट, या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जिसके पास वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस एंटिटी में दी गई है। तो ऑडिटर का काम क्या होता है? रेडीमेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑब्टेन करो, उनमें जितना भी डेटा है उन डेटा से रिलेटेड ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करो, उसका सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस वाला टेस्ट लो, उनको सारे पैरामीटर्स से चेक करो, एंड अल्टीमेटली आपने जो प्रोसेस परफॉर्म की है, जो एविडेंस ऑब्टेन किया है, उसके बेसिस के ऊपर ऑडिटर का एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन जनरेट करो, जो ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट करना, यानी आपका जो ओपिनियन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। और ये बेसिक चीज़ें होती है, लेकिन उसमें अभी हमें बताया कि मैनेजमेंट सारा का सारा डेटा तैयार करती है। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऑडिटर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का व्यक्ति होता है, दैट इज एन एक्सटर्नल पार्टी। तो जब हम ऑडिटर के तौर पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमें डेफिनेटली मैनेजमेंट का कोऑपरेशन लगेगा। अगर मैनेजमेंट हमारे साथ यानी ऑडिटर के साथ कोऑपरेट नहीं करती है तो हम फाइनेंशियल डेटा या फिर नॉन फाइनेंशियल डेटा दैट इज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल्स ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर हम डेटा ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे तो उस डेटा से रिलेटेड ऑडिट एविडेंस भी हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली हम डेटा भी कलेक्ट नहीं कर पाए, एविडेंस भी कलेक्ट नहीं कर पाए, तो ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एंड अल्टीमेटली ऑडिट ओपिनियन भी हम नहीं बना पाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है, ऑडिटर साहब को एक पॉइंट ध्यान में रखना होता है। वो पॉइंट कौन सा होता है? ये वाला, हाउएवर से लेकर यहां तक। हाउएवर, एज डिस्कस्ड अर्लियर, ऑडिटर may discuss elements of planning with entities management without compromising the effectiveness of audit। यानी आपको मैनेजमेंट को अपना डिटेल काम के बारे में जानकारी नहीं देनी है, मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करना है। स्कोप, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट जब आपको उनको बताना पड़ेगा कि किस दिन आप आओगे, आपके कौन से टीम मेंबर्स आने वाले हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, क्या डेटा लगने वाला है, आपके बैठने की जगह होनी चाहिए, आपको सिस्टम का एक्सेस चाहिए होगा है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है टू कंडक्ट द ऑडिट इन एन एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर, इसके लिए आपको मैनेजमेंट का कोऑपरेशन चाहिए होता है। तो बस ये बात ऑडिटर साहब को ध्यान में रखना है। जब भी आप ऑडिट की स्ट्रेटेजी बनाओ या फिर ऑडिट का प्लान बनाओ तो ये ध्यान में रखना, ऑडिट की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड टाइमलीनेस के 3 पैरामीटर्स जो है उसमें आपको मैनेजमेंट की मदद लगने वाली है। तो आप उतना ही पोर्शन यानी एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग अपने ऑडिट के प्रोग्राम के बारे में जितनी ज़रूरत है उतनी ही बातें मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मत देना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देना है? क्योंकि हमारे ऑडिट के डेफिनेशन में क्या होता है, हमें ये देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम ऑडिट कर रहे हैं वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड are prepared in accordance with applicable financial reporting framework and depict the true and fair nature of the financial operations of an entity। तो जब हम बहुत ज़्यादा डिटेल अगर किसी मैनेजमेंट के व्यक्ति को बता देंगे और अगर वो मैनेजमेंट वाला व्यक्ति करप्ट होगा या उसने डेलिबरेटली उसकी कोई गलतियां हुई है और वो क्या करेगा कि उसको पता चल जाएगा कि ऑडिटर ये पोर्शन डिटेल में चेक करने वाला है, तो या तो वो अपनी गलतियों को और छुपाने की कोशिश करेगा, या अगर मैनेजमेंट के उस मेंबर ने कोई फ्रॉड कमिट किया है तो वो इस तरीके से आपके पास डेटा प्रेजेंट करेगा कि आप उस फ्रॉड को कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए क्या करना है, आपका ऑडिट का जो इफेक्टिवनेस होता है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जब भी एक ऑडिटर के तौर पर आप काम करने जाओगे तो इस स्टेटमेंट में बताई गई बात को ध्यान में रखना। जितनी ज़रूरत है उतनी ही बातें मैनेजमेंट को आपको बतानी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ताकि
डेटा यानी मैनेजमेंट को डेटा मैनिपुलेशन करने का चांस नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। आप एक अनबायस्ड एंड आपका जो अनबायस्ड एंड इंडिपेंडेंट स्टेटस है वो आपको मेंटेन करते हुए चलना है। सो दैट्स इट, यही आपका बेसिक बात टॉपिक नंबर 4 आपको बताने की कोशिश करता है कि भाई साहब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लान भी करो और परफॉर्म भी करो, उसी के साथ साथ मैनेजमेंट को कोऑपरेट करने, मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेशन भी आपको चाहिए। तो मैनेजमेंट को जितनी ज़रूरत है उतनी बातें बताओ, ज़्यादा बातें मत बताओ। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल किसी को बता दोगे तो आपके ऑडिट का जो इफेक्टिवनेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, आप एरर या फ्रॉड ढूंढ नहीं पाओगे जो जनरल कोर्स ऑफ ऑडिट में हमको मिल सकता था, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से टॉपिक नंबर 4 है। इसी से रिलेटेड आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है, आप पढ़ सकते हो, यहीं पर दिया गया है और यहीं पर उसका आंसर भी दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम अभी हमारे रिवीजन बैच में तो कोई क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग केवल और केवल आपके जो कोर टॉपिक्स है, जो एक्चुअल टेक्स्ट है टॉपिक का, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर 4 का जो रिवीजन है वो होता है समाप्त। ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 5 की रिवीजन करने वाले। टॉपिक नंबर 5 आपका क्या है? चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। जब हम ऑडिट का इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं, यानी ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना शुरू करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा नया डेटा, नए फैक्ट्स हमारे सामने आए, और उन फैक्ट्स या डेटा को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने ऑडिट का जो प्लान हमने बनाया था उसमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो वही टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 5 है, जो हमें बताएगा चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। जैसे जैसे ऑडिट का प्रोग्राम आगे बढ़ेगा उसमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 5 होने वाला है, लेकिन अगले वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए।